हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को सुबह 6 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 7 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, उनकी एनालिसिस करते हुए आपसे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे या फिर जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, ये हम द हिंदू न्यूज़पेपर से उठाते हैं या फिर जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ऑफिशियली पब्लिश की जाती हैं वो न्यूज़ हम कवर किया करते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 5 दिन होती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज इस कक्षा में हम क्या क्या बातें कवर करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के 2 दिवसीय यात्रा पर गई हुई हैं। वहां पर फिजी के द्वारा उनको कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया, जो कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। इनके बारे में भी हम बातें करेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। शेख हसीना ने बांग्लादेश को छोड़कर भारत में शरण ली है, तो वो सब बातें कवर करते हुए आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोअर इंग्लिश में आप बोल देंगे, तो अभी फाइनल में वो पहुंच चुके हैं। अच्छी इन्होंने शुरुआत की है, ठीक है ना। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस कक्षा की। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव्स फिजीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंट मुर्मू, हु इज ऑन ए 2 डे visit to Fiji, described the honor as reflection of the deep ties of friendship between India and Fiji। ये अभी हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू फिजी की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। इन्होंने इस सम्मान को पाने के बाद कहा कि ये जो सम्मान है ये हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता के गहरे संबंधों का एक प्रतिबिंब है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जब बात की जाए फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उसका क्या नाम है, तो यहां पर ये नाम लिखा गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। जिस प्रकार हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, उसी प्रकार फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो उसका नाम यहां पर लिखा गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, जिससे हमारी भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें तो हमारे भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति, इन्होंने कब राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कार्य शुरू किया था, तो 25 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। लेकिन जब आपसे पूछा जाए पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी हमारे भारत की, तो फिर नाम आता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। अभी थोड़े दिन पहले आपको मैंने एक न्यूज बताई थी जिसमें हमारे भारतीय प्रधानमंत्री को भी वैश्विक नेतृत्व के सम्मान में इस प्रकार का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये सम्मान जो इनको मिला। चलिए पहले आप फिजी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। फिजी, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर में डॉटेड डॉटेड बने हुए जो हैं, वो फिजी देश का एक नाम है। फिजी की लोकेशन जब आप देखेंगे तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के भी पूर्व में है पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर इंडोनेशिया है, ये मलेशिया है, ठीक है, वियतनाम, थाईलैंड, और जब आप इसके पश्चिम में जाएंगे तो आपको भारत में एंट्री मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन आप इसी फिजी के संदर्भ में बताने का प्रयास करेंगे। फिजी की राजधानी कौन सी है? जल्दी से आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 322 द्वीपों का एक ये द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी क्या है? सुआ है इसकी राजधानी। पहले बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। साना, ये किस देश की राजधानी है? यमन। यमन का नाम आपने सुना होगा, यमन, ओमान, तो जो यमन है ना उसकी राजधानी है साना। ढाका किस देश की राजधानी है? तो आपको पता होना चाहिए, ये तो बांग्लादेश की राजधानी है। और जब हम बात करते हैं नौपीडा, तो ये किस देश की है? तो म्यांमार का नाम आपने सुना होगा, म्यांमार की राजधानी है नौपीडा, जिसे प्राचीन समय में क्या बोला जाता था? ब्रह्मा देश के नाम से जाना जाता था, जो अब क्या है? म्यांमार के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर फिजी के लोकेशन आप देख पा रहे होंगे। फिजी कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। लगभग आप ऐसा कह सकते हैं 320 प्लस यहाँ पर द्वीप हैं, उनका एक समूह है ये, ठीक है ना। आर्थिक क्षेत्र से भी अच्छा देश है ये। और अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, जो मैंने अभी शब्द यूज किया था सुआ, सुआ जो है वो वहां का एक बंदरगाह भी है, ठीक है ना। फिजी का मुख्य बंदरगाह भी है, एक मुख्य वाणिज्यिक केंद्र भी है, व्यापारिक केंद्र बना हुआ है वहां का ये, ठीक है ना। वीटी लेवु द्वीप है वहां पर, अगर आप सर्च करेंगे ना तो वीटी लेवु द्वीप, उसके दक्षिण पूर्वी तट पर आपको ये मिलेगा। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए यहां पर आप देख लीजिए इसी फिजी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। फिजी देश का राष्ट्रीय ध्वज ऐसा दिखता है, और ये फिजी राजधानी क्या है? सुआ, और ये यूएन का भी सदस्य है। यूएन जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। 13 अक्टूबर 1970 को फिजी यूएन का सदस्य बना था। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इंडिया क्लोजली मॉनिटरिंग स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, जयशंकर इन पार्लियामेंट। भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, ऐसा किसने कहा? संसद में जयशंकर ने कहा, जो हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। जयशंकर ने एक सर्वदलीय बैठक में बताया कि भारत पहुंची बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद का आश्वासन दिया है। जैसे कि आपको पता है बांग्लादेश में अभी राजनीतिक अस्थिरता के चलते वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, और जिसके बाद से बहुत सारे प्रभाव यहां पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसे एक न्यूज आपको देखने को मिलेगी, द हिंदू ने पब्लिश की है, ट्रेन सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश सस्पेंडेड आफ्टर शेख हसीनाज रेजिग्नेशन। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। भारतीय रेलवे अधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश के अधिकारी 18 जुलाई से उनके संपर्क में हैं, और दोनों देशों के बीच में रेलगाड़ियां प्रतिदिन रद्द की जा रही हैं। पहले तो आपको पता था शेख हसीना बहुत बार हमारे भारत में द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित बातचीत करने के लिए आ चुकी हैं, लेकिन अब जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया है उसके बाद में बहुत सारे प्रभाव देखने को मिले हैं, क्योंकि बांग्लादेश में अभी अशांति का माहौल है, और इसी अशांति के बीच में रेलगाड़ियों का परिचालन स्थगित कर दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के बीच में शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया।
ये जो ट्रेन के नाम है यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। कोलकाता ढाका कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस एक का नाम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो और भी यहाँ पर नाम लिखे हैं आप पढ़ लीजिए। बीएसएफ intensifies security along India's Bangladesh border in wake of शेख हसीना रेजिग्नेशन। शेख हसीना ने जैसे ही इस्तीफा दिया, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बीएसएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बीएसएफ का मतलब क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो डीजी हैं बीएसएफ दलजीत सिंह चौधरी, उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के बाद ये कोलकाता पहुंच चुके हैं और इन्होंने बताया कि बांग्लादेश में राजनीतिक घटनाक्रम के मद्देनजर भारत से लगी हुई 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है पहले तो काफी अच्छे संबंध थे जब शेख हसीना पीएम बनी हुई थी, और पीएम शेख हसीना के विरोध में अगर नारे लगाए जा रहे हैं और वो अगर भारत में शरण ले चुकी है तो जाहिर सी बात है कि बॉर्डर पे भी तनाव देखने को मिल सकता है। इसी वजह से बॉर्डर पर अभी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। वरना एक क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि शेख हसीना इतने देशों में से भारत में ही क्यों आई, भारत में ही इन्होंने शरण क्यों ली? तो इसके पीछे थोड़ा सा विचार विमर्श कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या लगता है आपको, और देशों में भी ये जा सकती थी लेकिन भारत में क्यों? तो चलिए एक क्वेश्चन कवर करने से पहले आप ये मैप देख लीजिए। बांग्लादेश का जो मैप है वो आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश की बाउंड्री भारतीय राज्यों के साथ लगती है, सभी को पता है। कौन कौन से भारतीय राज्यों के साथ लगती है? यहाँ पर आपने मेघालय का नाम देख रखा है, तो मेघालय के साथ लगती है। मणिपुर की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, तो इन देशों के मतलब इस देश की राजधानी देश की जो बाउंड्री है वो हमारे भारतीय राज्यों के साथ लगती है, जिसमें से एक पश्चिम बंगाल का भी नाम आएगा और ऊपर आपको सिक्किम भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। जब हम बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था और पाकिस्तान कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना? तो इसके पीछे का घटनाक्रम मैंने पहले भी आपको कई बार बताया हुआ है। 15 अगस्त 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन दुख इस बात का रहा कि पाकिस्तान हमसे अलग कर दिया गया। पाकिस्तान जैसे मान के चलो ये हमारा भारत का एरिया एग्जाम्पल के तौर पे, एक तो बना दिया पूर्वी पाकिस्तान और एक बना दिया पश्चिमी पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है दोनों क्षेत्रों के बीच में काफी डिफरेंस था और बीच में भारत का एरिया भी पड़ता था। फिर धीरे धीरे उर्दू भाषा जो बोलने वाले थे, उर्दू को एक अहम स्थान दिया जाने लगा पाकिस्तान में। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो कौन सी भाषा बोला करते थे? बांग्ला। तो भाषा धर्म से बड़ी होती है, इसका एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं। तो जब पाकिस्तान ने उर्दू को वहां की मुख्य भाषा बनाने का प्रयास किया तो इधर पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे जो बांग्ला भाषी बोलते थे उन्होंने इसका विरोध भी किया था, और यही एक कारण बना जिसकी वजह से यह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का रूप ले गया। 1971 में शेख मुजीब रहमान जो थे उन्होंने क्या किया था? 26 मार्च को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और उस देश का नाम क्या रखा था? बांग्लादेश। नाम से ही पता चल रहा है आपको, बांग्ला यानी कि बांग्ला भाषा और देश यानी कि ऐसा देश जहां पर बांग्ला भाषा बोली जाती है, तो नाम इसका इस वजह से पड़ा था। तो इस प्रकार आपको पता है इसमें भारत की भी अहम भूमिका रही, भारत ने भी बहुत प्रयास किए, इसी वजह से बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आया। पाकिस्तान ने सरेंडर किया था, आपको वो बात भी जरूरी याद होगी। और शेख मुजीबुर रहमान जो इस बांग्लादेश के क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने। कब बने? 1972 में बने थे, ठीक है ना।
और यही हैं वो जिन्होंने अवामी लीग की स्थापना की थी, और यही अवामी लीग जो है वो अस्तित्व में यहाँ पर लंबे समय तक रही। ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे प्रधानमंत्री आते चले गए। शेख मुजीबुर रहमान के बाद में मोहम्मद मंसूर अली, जैसे बी ऑप्शन में लिखा है, तो ये इनके बाद में आए थे, 1975 में आए थे। ठीक है, तो करते करते फिर और भी कई पार्टियां आई, जैसे नेशनल अवामी पार्टी, उसके बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी भी सत्ता में रही, और एक जनादल पार्टी के नाम से थी वो भी सत्ता में आई, और इंडिपेंडेंट की तरफ से मोहम्मद हबीबुर रहमान भी सत्ता में रहे एज ए पीएम। फिर शेख हसीना की जब बात करते हैं, जो अभी बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ चुकी हैं, ये कब बनी थी, तो 6 जनवरी की बात है 2009 में, जब इन्होंने क्या किया था, प्रधानमंत्री के रूप में वहां पर कार्यभार संभाला। ये कौन सी पार्टी की है, ये अवामी लीग जो पार्टी है उस पार्टी से बिलोंग करती हैं। अवामी लीग वही है जो इस बांग्लादेश के इतिहास में सबसे शुरुआती दौर की पार्टी थी, जिसकी स्थापना शेख मुजीबुर रहमान ने की थी, जो यहाँ पर 12 जनवरी 1972 से लेकर 25 जनवरी 1975 तक प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए जी, यहाँ पर इस बांग्लादेश के बारे में आपको अगर बताएं, तो इस बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज कैसा दिखता है, तो ऐसा दिखता है। पहचानने में आपको गलती नहीं करनी है। बांग्लादेश की राजधानी का नाम क्या है, ढाका, और ये बांग्लादेश यूएन का भी सदस्य है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, हिंदी में इसे हम संयुक्त राष्ट्र कह देते हैं। 17 सितंबर 1974 को बांग्लादेश यूएन का सदस्य बना था। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। मेंस जेवलिन, नीरज चोपड़ा क्वालिफाइज फॉर फाइनल विद मोन्स्टेर फर्स्ट थ्रो ऑफ 89.34 मीटर एट पेरिस ओलंपिक। अभी पुरुषों की भाला फेंक प्रतिस्पर्धा जैसे चली, उसमें 89.34 मीटर की शानदार थ्रो करते हुए नीरज चोपड़ा अब फाइनल में मतलब किसमें क्वालिफाई कर गए हैं, फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं। तो ये इनका क्या है, अभी इतने मीटर इन्होंने दूर ये थ्रो फेंका था। एक और भी इंडियन गए हुए थे, किशोर जैना, वो इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। वहीं जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए पदक की एकमात्र उम्मीद है अरशद नदीम। अरशद नदीम भी क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल के लिए, तो देखते हैं कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। तो जब हम बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, जो पहले उसमें खेल हुए थे यही, ठीक है, तो उसमें भी तो जीत हासिल की थी, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। अभी क्वालिफिकेशन राउंड में इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर की दूरी पर ये अपना थ्रो फेंका, और अभी फाइनल में ये इंटर कर गए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं फाइनल के लिए, हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए पहले की तरह, ऐसी उम्मीद है। शुभकामनाएं सभी खिलाड़ियों को। ये है नीरज चोपड़ा। जब आपसे पूछा जाता है भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हरियाणा के किस गांव से हैं, तो फिर आप किसका नाम लिखेंगे, यहां पर जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपने लिखा होगा खंडरा, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। ये खंडरा गांव कहां पर पड़ता है, पानीपत में पड़ता है। पानीपत जिला है एक हरियाणा का। पानीपत को क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना। और जैसे हम बात करें गोरिया, ये गोरिया जो गांव है ये कहां पर है, ये तो झज्जर का गांव है। और अभी ओलंपिक खेलों में मनु भाकर ने हमारे भारत का सबसे पहला मेडल जीतकर मान बढ़ाया था, जैसे, तो वो मनु भाकर कहाँ से बिलोंग करती हैं, झज्जर के गोरिया गांव से बिलोंग करती है। अभी आज तक की अगर हम बात करें, तो इस पेरिस ओलंपिक में हमें 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, तीनों ही शूटिंग में मिले हैं। पता है आपको, मनु भाकर ने सबसे पहला मेडल जिताया शूटिंग में। उसके बाद में मनु भाकर और सरबजोत ने मिलकर मिश्रित प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जिताया था, है ना। उसके बाद फिर से एक हमारे
राइफल शूटर जो थे उन्होंने भी क्या किया, ब्रॉन्ज मेडल जीता हमारे लिए। तो एक आपने नाम शायद सुना होगा धीन। ये जो धीन गांव है ये कहाँ पर पड़ता है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। और अंबाला डिस्ट्रिक्ट के धीन गांव से कौन बिलोंग करते हैं, सरबजोत, जिन्होंने मनु भाकर के साथ मिलकर अभी हाल ही के पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में। तो ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करने जा रहा है, इसमें तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फ्रांस। और कहाँ पर हो रहे हैं, पेरिस में हो रहे हैं। और ये पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी है। कब से कब तक चलेंगे, तो आपको पता है ये 11 अगस्त तक चलने वाले हैं ओलंपिक खेल। तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि जो हर साल, हर 4 साल बाद में होते हैं, तो 2028 में जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये हमारी आज तक की कहानी कवर हुई। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आपको इस कक्षा की PDF तो मिल ही जाएगी, करंट अफेयर्स की कक्षा की PDF आपको हमेशा प्रोवाइड करवाई गई है, ये भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जैसे कि फेसबुक, मोज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल एटसेट्रा, हिप्पी। अगर वैसे सर्च करना चाहें तो EduRohi24 आप सर्च कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।